इस्तेमाल करता है। अब जैक जर्मनी जाना चाहता है जहां यूरो नाम की करेंसी चलती है, लेकिन जब जैक अपने डॉलर को बदलवाने जाता है तो उसे पता चलता है कि एक यूएस डॉलर के बदले उसे सिर्फ 90 सेंट्स यूरो मिलेंगे। फिर जैक वियतनाम जाता है जहां एक यूएस डॉलर के बदले उसे 25,000 डोंग मिलते हैं। रुको जरा, पैसे की वैल्यू अलग अलग क्यों होती है? एक डॉलर एक यूरो के बराबर क्यों नहीं है, या फिर एक डॉलर एक डोंग के बराबर क्यों नहीं है, और एक्सचेंज रेट हर समय बदलती क्यों रहती है? इस वीडियो में हम करेंसी, एक्सचेंज रेट और इस सवाल के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे कि पैसा एक जैसा क्यों नहीं है। चलो सबसे पहले करेंसी का एक छोटा सा इतिहास समझते हैं। काफी लंबे समय तक पैसा सीधे गोल्ड जैसे कीमती धातुओं से जुड़ा हुआ था। इसे कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें किसी देश की करेंसी एक तय मात्रा गोल्ड से जुड़ी होती थी। जैसे पहले यूएस डॉलर एक फिक्स्ड गोल्ड अमाउंट से बंधा हुआ था। इससे एक्सचेंज रेट स्टेबल रहती थी, क्योंकि कोई भी देश तब तक ज्यादा पैसा नहीं छाप सकता जब तक उसके पास गोल्ड ना हो। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ी और ग्लोबल ट्रेड फैला, देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ना शुरू कर दिया। खासकर वॉर्स और इकोनॉमिक क्राइसिस में इसे मेंटेन करना मुश्किल था। 1970 तक ज्यादातर देशों ने एक नया सिस्टम अपनाया जिसे कहते थे फिएट करेंसी। फिएट करेंसी वो होती है जिसकी वैल्यू सिर्फ लोगों के ट्रस्ट और गवर्नमेंट के भरोसे पर टिकी होती है। इसका कोई फिजिकल बेस नहीं होता जैसे गोल्ड का फिजिकल बेस होता है, इसलिए कुछ लोग इसे फेक मनी भी कहते हैं। This is fake. Everybody who works for dollars, yen, pesos, rupee, this is fake. Stupid people work for this stuff. तो फिएट करेंसी की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि लोग उसे कितना एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है तो वैल्यू बढ़ती है, और अगर डिमांड नहीं है तो वैल्यू गिरता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की करेंसी जैसे यूएस डॉलर, इसकी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि ग्लोबली उसे बहुत देश एक्सेप्ट करते हैं। जबकि वीक इकोनॉमी की करेंसी जैसे वेनेजुएला की करेंसी, जिसका हाइपर इन्फ्लेशन हो चुका है, उसकी वैल्यू गिर जाती है क्योंकि वहाँ के लोग भी उस पैसे को नहीं रखना चाहते। अब जानते हो वो सारे फैक्टर जो करेंसी की वैल्यू को अफेक्ट करती है। नंबर 1, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी जब करेंसी की वैल्यू गिरती है। सिंपल टर्म्स में जब किसी देश की पैसे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन गुड्स और सर्विसेज उतने तेजी से प्रोड्यूस नहीं होती तो चीज़ें महंगी हो जाती है। जब किसी देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो उसकी करेंसी की वैल्यू गिरते रहती है, क्योंकि कोई भी देश ऐसी करेंसी को नहीं रखना चाहता जो हर दिन वैल्यू खो रही हो। जैसे 2022 में आप अमेरिका में $10 में 2 ब्रेड खरीद सकते थे, लेकिन 2024 में $10 में सिर्फ 1 ब्रेड मिल रही है। सेम मनी बट लेस टफ। जिम्बाब्वे इसका बड़ा एग्जाम्पल है। 1980 में एक जिम्बाब्वे डॉलर इज इक्वल टू 1.35 यूएस डॉलर था, लेकिन बैड पॉलिटिक्स, करप्शन, इंटरनेशनल सैंक्शन और अनकंट्रोल मनी प्रिंटिंग की वजह से उसकी करेंसी की वैल्यू कोलैप्स हो गई। ईयर 2000 में एक यूएस डॉलर 6 लाख जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गया। गवर्नमेंट ने कई बार करेंसी लॉन्च की, लेकिन आखिरकार उन्हें यूएस डॉलर और साउथ अफ्रीकन रैंड को ऑफिशियली यूज करना पड़ा। हालांकि अब वो फिर से अपनी करेंसी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। Number 2, interest rate. He's making a mistake by not lowering interest rates. He's been keeping rates too high. आपने शायद इंटरेस्ट रेट के बारे में सुना होगा और सोचा होगा इतना ड्रामा क्यों होता है इस पर। इंटरेस्ट रेट यानी पैसा बोरो करने की कॉस्ट। अगर आपने $1000 बोरो किए 10% इंटरेस्ट पे, तो आपको $1000 के साथ $100 एक्स्ट्रा देना होगा। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। अगर किसी देश में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स उस कंट्री की करेंसी को खरीदते हैं, डिमांड बढ़ती है और करेंसी स्ट्रांग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट जर्मनी से ज़्यादा है तो इन्वेस्टर यूरो बेचकर डॉलर खरीदेंगे यूएस बॉन्ड या सेविंग्स में इन्वेस्ट करने के लिए। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और उसकी वैल्यू स्ट्रांग होगी। लेकिन कोई भी कंट्री सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट नहीं खींच सकती, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब ये भी है कि लोगों और बिजनेसेस के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है, तो घर खरीदना और नया बिजनेस शुरू करना सब मुश्किल हो जाता है। इससे इकोनॉमी स्लो हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। इसलिए सेंट्रल बैंक्स को ध्यान से इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना पड़ता है, और इसी वजह से जब यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट अनाउंस करता है तो पूरी दुनिया देख रही होती है। नंबर 3, कंट्री सिचुएशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब 1970 में चाइना ने अपना मार्केट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोला तो दुनिया भर की कंपनीज वहाँ फैक्ट्री खोलने लगी। अब अगर चाइना में फैक्ट्री खोलनी है तो वहाँ की करेंसी युआन चाहिए, लैंड, लेबर और अदर एक्सपेंसेस के लिए। इससे युआन की डिमांड बढ़ी और उसकी वैल्यू भी। इसलिए हर कंट्री अपने देश को प्रमोट करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर हर जगह पैसे नहीं लगाएगा, उसे चाहिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर गवर्नमेंट बार बार टैक्स या रूल्स बदलती है तो बिजनेस को नुकसान हो सकता है। अगर कंट्री में राइट्स, प्रोटेस्ट या अनसर्टेनिटी है तो वहाँ इन्वेस्टर डर जाते हैं और उस इकोनॉमी में पैसा नहीं लगाते। स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंट्रीज की करेंसी भी मजबूत होती है।
नंबर 4, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। जब जापान कार एक्सपोर्ट करता है तो बाकी देशों को जापानीज येन चाहिए उसे खरीदने के लिए, तो इससे येन की डिमांड बढ़ती है और उसकी वैल्यू भी। अगर जापान ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट करता है तो उसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पेमेंट करनी होगी। अधिकतर कंट्रीज एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है ताकि उनकी करेंसी की डिमांड बढ़े। एक एग्जाम्पल, जब यूएस ने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से कहा कि वो सिर्फ यूएस डॉलर में ऑयल बेचे तो इससे डॉलर की ग्लोबल डिमांड बढ़ गई, क्योंकि हर देश को ऑयल चाहिए और उसे खरीदने के लिए डॉलर। इसे कहा जाता है पेट्रो डॉलर सिस्टम। अब ये खबर है कि सऊदी अरेबिया दूसरे करेंसीज में भी ऑयल बेचने की सोच रहा है। इसी के उलट वो कंट्रीज जिसका एक्सपोर्ट बहुत कम है, जैसे टुवालू, वो डायरेक्ट यूएस डॉलर या ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ट्रेड करते हैं। नंबर 5, पेग्ड करेंसी। अगर कोई कंट्री अपने करेंसी को स्टेबल बनाना चाहता है तो वो उसे किसी स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ पेग कर देगा। जैसे ब्रुनेई एक रिच और स्मॉल कंट्री है, उसकी करेंसी सिंगापुर डॉलर से 1:1 पेग्ड है, यानी यहाँ दोनों करेंसी का वैल्यू सेम है, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा ही एक एग्जांपल है बलीज, जिसकी करेंसी पेग्ड है यूएस डॉलर से। एक बलीज डॉलर का मतलब होता है 0.5 यूएस डॉलर, यानी सिंपल कोई एक्सचेंज कैलकुलेशन नहीं। लेकिन ऐसा करने से उस कंट्री की इकोनॉमी बहुत डिपेंड हो जाती है दूसरे कंट्री पर। अगर यूएस डॉलर गिरेगा तो बलीज डॉलर भी गिरेगा। तो ये थे वो रीजन जिससे करेंसी का वैल्यू अलग अलग होता है। अब सवाल आता है, क्यों सारी दुनिया एक ही करेंसी यूज नहीं करती? एग्जाम्पल यूरो। यूरोप के देशों ने मिलकर एक सिंगल करेंसी बनाई जिससे ट्रेड और ट्रैवल आसान हो गया। लेकिन डाउनसाइड ये है, अब हर कंट्री अपना इंटरेस्ट रेट कंट्रोल नहीं कर सकता। सभी को यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है। जैसे 2009 में ग्रीस क्राइसिस से पूरे यूरोजोन को झटका लगा। जर्मनी जैसे स्ट्रांग देश को भी ग्रीस की गलतियों की वजह से बोझा उठाना पड़ा। अगर पूरी दुनिया एक करेंसी यूज करे तो एक देश की गलती का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो अब आप शायद सोचो, क्या हमें अपने करेंसी को जितना हो सके उतना स्ट्रांग बना देना चाहिए? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हर कंट्रीज की नीड अलग होती है। जैसे हाई इंपोर्ट वाले देश जैसे सिंगापुर, ऐसे देशों को चाहिए स्ट्रांग करेंसी ताकि इंपोर्ट सस्ते रहे। लेकिन वो देश जो ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं जैसे चाइना, इनको चाहिए वीक करेंसी ताकि उनके गुड्स ग्लोबली चीप लगे। इसलिए हर बार चाइना पे आरोप लगता है कि वो अपने करेंसी का वैल्यू जानबूझकर गिराता है। इसे कहते हैं करेंसी डीवैल्यूएशन। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।